हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आंचल। स्टडी विद एएस मित्तल में आप सबका स्वागत है। हम आपके लिए लेके आए हैं हिस्ट्री की क्लासेस और हमारी ये सेकंड क्लास है। तो आपको अगर ये क्लास पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो हम समझ लेते हैं हमने अब तक हिस्ट्री में क्या पढ़ा है। अभी हमने कुछ नहीं पढ़ा था, थोड़ा सा ओवरऑल देखा था कि क्या क्या चीज़ हमें पढ़नी है। तो आज से हम मेन अपनी इस क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये एक लंबी सीरीज चलने वाली है जिसमें आपको पूरी हिस्ट्री कंप्लीट कराई जाएगी। ठीक है, तो हम रिवाइज कर लेते हैं। तो इतिहास में हमने क्या पढ़ा था कि जो इतिहास है, ठीक है, इतिहास हमारा कब से कब तक माना जाता है, सबसे पहले हम ये समझते हैं। तो सबसे पहले जब मानव ने चलना प्रारंभ किया था, पहले वो क्या करता था, अपने दोनों हाथों और दोनों पैरों से चलता था। धीरे धीरे उसकी दूसरी स्टेज आई कि वो थोड़ा सा खड़ा हुआ और उससे आगे क्या हुआ, वह पूरी तरीके से खड़ा होके चलने लग गया। एक सभ्य मानव है ना, एक सभ्य मानव इसे हम कहने लग गए। और उससे पहले उसकी एक थी जिसमें कि वह आदि मानव था, और उससे पहले क्या थी जिसमें वह एक बंदर की तरह रहता था। तो हमें जो आदि मानव है वो किस में पढ़ेंगे, हम आदि मानव पढ़ेंगे हम अपने प्रागैतिहासिक काल में। इतिहास ना बहुत लंबा है, इसलिए हमने क्या करा, इतिहास को पढ़ने की दृष्टि से सुविधा रहे उसे 3 पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया, प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल में हम जो कुछ भी पढ़ेंगे वो एक आदि मानव से रिलेटेड चीज़ें होंगी जो पढ़ेंगे। ठीक है, और दूसरा आता है हमारा आद्य ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल को हम इंग्लिश में प्री हिस्ट्री, आद्य ऐतिहासिक काल को प्रोटो हिस्ट्री और ऐतिहासिक काल को हिस्टोरिक पीरियड बोलते हैं। ठीक है, तो जो प्रागैतिहासिक काल है इसे भी हमने डिवाइड करा है सुविधा के अनुसार, आद्य ऐतिहासिक काल को भी और ऐतिहासिक काल को भी। ठीक है, तो हम इन्हें डिवाइड करके पढ़ते हैं, क्योंकि अगर हम एक पूरा मेन स्टार्ट से यहाँ से अगर हमें यहाँ तक जाना है और हमने ये लाइन पूरी खींचने लग गए तो क्या होगा, हमें कुछ समझ में नहीं आएगा। इसलिए जो हमारे कौन थे, इतिहास थे, ऐतिहासिक कारक थे, उन्होंने क्या करा, इसको डिवाइड कर दिया ताकि वो चीज़ अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, यहाँ तक आपको बात क्लियर होगी। तो जो ये पार्ट है, पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 3, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो प्रागैतिहासिक काल में जो हम पढ़ते हैं उसे हमने किस चीज़ में जाना, इसे हमने जाना पाषाण काल के रूप में। किसके रूप में, पाषाण काल। पाषाण काल क्यों कहा, पाषाण का मतलब होता है पत्थर। पाषाण का मतलब क्या होता है, पाषाण का मतलब होता है पत्थर। इसमें जो कुछ भी चीज़ मिली है हमें, अच्छा हमें पता कैसे चलता है कि कहाँ क्या हुआ, इतने पहले क्या हुआ, कैसे हुआ। कुछ चीज़ तो लिखित चीज़ों के आधार पर, कुछ तो क्या होते हैं हमारे पास लिखित स्रोत मिलते हैं। और जब हमें लिखित स्रोत भी नहीं मिले, जब लिखना पढ़ना भी इंसान नहीं जानता था, तो तब कैसे पता चला, सोचने की बात है। तब क्या हुआ कि हमने इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया है। तो पहले तो हम देखते हैं जिसने लिखित, कि यहाँ पे पढ़ना लिखना, यहाँ पे लिखित स्रोत बिल्कुल नहीं मिले। यहाँ पे लिखित स्रोत आद्य ऐतिहासिक काल में हमें मिले हैं पर हमें समझ में नहीं आए। और ऐतिहासिक काल में जो कुछ भी है वो सब हम एक लिखित स्रोत यानी कि वेद ग्रंथ, उपनिषद, वेदांत, इन सब के बारे में इतिहास में है। तो हमें इसमें पूरा लिखित स्रोत है। इसमें हमें लिखित स्रोत मिले तो हैं पर हमसे पढ़े नहीं गए, क्योंकि उनकी लिपि कैसी थी, उनकी लिपि कुछ इस तरीके की थी कि हमें कुछ समझ में ही नहीं आ रही है क्या बन रहा है क्या नहीं है। ये अब के टाइम का जेड है लेकिन उनकी भाषा में क्या था नहीं पता। ठीक है, तो इसलिए ये हमें क्या हुआ, अभी तक समझ में आई नहीं है। तो फिर हमने इसी के काल के बारे में कैसे आइडिया लगाया। और प्रागैतिहासिक काल, इसमें तो कोई लिखना पढ़ना जानता ही नहीं था, तो इसमें कैसे आइडिया लगा। तो ये सब चीज़ें कैसे हुई है ना, तो चलिए जानते हैं। तो सबसे
पहले हम एक सबसे मेन बात समझ लेते हैं, क्या कि जिसने इसे लिखित स्रोतों में बांटा वो कौन था, उसका नाम भी तो जानना बहुत ज़रूरी है ना, क्योंकि पेपर में क्या आएगा कि लिखित स्रोतों के आधार पर हमारे इतिहास को किसने बांटा है। ठीक है, जो लिखित नहीं है ना, लिखित है पर पढ़ा नहीं गया, इसमें क्या है, लिखित है और हमने इसको पढ़ भी लिया, है ना। तो इस आधार पर किसने बांटा, बताओ, इस आधार पर। और एक शख्स ऐसा भी है जिसने इन्हें लिखित स्रोतों के आधार पर न बांटकर किसी दूसरे तरीके से देखा इतिहास को और उसने दूसरी तरीके से विभाजन किया। ये दो क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट बनते हैं, अधिकतर पेपरों में ये सबसे ज़्यादा पूछने वाले क्वेश्चन होते हैं कि लिखित स्रोत पर किसने बांटा और बिना लिखित स्रोत पर किसने बांटा। तो इतिहास को लिखित स्रोत पर जॉर्ज ब्रूस नामक व्यक्ति ने बांटा है। किसने बांटा है, लिखित स्रोत पर किसने बांटा है, जॉर्ज ब्रूस। उसने क्या करा कि भाई यहाँ से हिस्ट्री स्टार्ट हुई और यहाँ तक हमें कुछ नहीं मिला, तो इसने इसे पाषाण काल में रख दिया। जहाँ से उसे मिलना प्रारंभ हुआ और जहाँ तक समझ में नहीं आया उतने साल उसने आद्य ऐतिहासिक में रख दिए, और जहाँ से उसे समझ में आना शुरू हुआ, जहाँ से हमें लिखित स्रोत समझ में आने शुरू हो गए, वहाँ से उसने क्या करा, वो सारा पीरियड ऐतिहासिक काल में रख दिया। ठीक है, तो ये कौन व्यक्ति थे, ये व्यक्ति थे हमारे जॉर्ज ब्रूस। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि एक व्यक्ति ऐसे भी थे जिन्होंने इसे लिखित स्रोतों के आधार पर ना बांटते हुए किसी और स्रोत के आधार पर बांटा। उन्होंने कैसे बांटा है, चलो देखते हैं। उन्होंने क्या करा, उन्होंने कहा क्या है ये, लिखित है नहीं है, अब नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें पढ़ा नहीं जा सका। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि छोड़ो, मैं इस चीज़ में पढ़ता ही नहीं हूँ झंझट में, मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे हमने प्राग ऐतिहासिक काल के विषय में कैसे जानकारी प्राप्त की है। तो भाई क्या था कि भाई जो पत्थर हैं, मृदभांड हैं, बर्तन हैं, है ना, उस टाइम के खोज के बर्तन निकले हैं, तो उन चीज़ों के आधार पर हमें प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में जानकारी प्राप्त हुई है। तो यानी कि मेनली यहाँ पे क्या मिले, पत्थर मिले। तो उसने इसे क्या कहा, इसने इसे कह दिया पाषाण युग। आद्य ऐतिहासिक काल में क्या मिला है, उसने कहा भाई आद्य ऐतिहासिक काल में कौन सी धातु की खोज हुई है, उसने कहा कांसे की खोज हुई है। तो उसने कहा अच्छा भाई, तो इसने उसे क्या कह दिया, कांस्य युग, क्योंकि यहाँ कांस्य मिला है तो कांस्य युग। इतिहास में सबसे बड़ी खोज क्या थी, लोहे की, तो इसने इसे किस चीज में रख दिया, लोह युग। पाषाण युग, कांस्य युग और लोह युग। अब क्वेश्चन क्या बनता है, अब क्वेश्चन यह बनता है कि किस इतिहासकार ने जो हमारी इतिहास है उसको त्रियुगीन विभाजन में बांटा है। किस इतिहासकार ने हमारे इतिहास को त्रियुगीन विभाजन में बांटा है, यानी कि 3 युग के विभाजन कर दिए, पाषाण युग, कांस्य युग और लोह युग। तो तब हमारा आंसर क्या होगा, क्रिश्चियन थॉमसन। क्या होगा, क्रिश्चियन थॉमसन। जिसने लिखित आधार पर बांटा था वे कौन थे, जॉर्ज ब्रूस, और जिन्होंने इस आधार पर बांटा है वो कौन है, क्रिश्चियन थॉमसन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये सब आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, तो आज हम स्टार्ट करेंगे किससे, प्राग ऐतिहासिक काल से। ठीक है, तो आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल को मैं मिटो देती हूँ। अच्छा, एक बात जाननी और बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले ये
कि जो ये BC AD का चक्कर होता है ना, वो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न वाला होता है। वैसे आप लोगों को पता होगा, लेकिन फिर भी एक बार मैं अच्छे से क्लियर कर देती हूँ। अब हमारा इतिहास यहाँ से स्टार्ट हुआ भाई, आदि मानव से यहाँ से स्टार्ट हुआ, चलता रहा चलता रहा चलता रहा, और आज हम यहाँ पर टिप टॉप पैंट शर्ट पहन के खड़े हुए हैं, ठीक है। लेकिन जो ये बीच की दूरी है, इसे हम कभी तो हम सन में आगे AD लिखते हैं, ईस्वी, और कभी हम लिखते हैं ईसा पूर्व। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि बीच में एक लाइन है, कब की? ईसा मसीह की। ईसा मसीह जो अंग्रेज लोग होते हैं, उनके जो गॉड हैं, कौन से? ईसा मसीह, उनका जन्म हुआ, ठीक है। तो ईसा मसीह के जन्म से पहले और ईसा मसीह के जन्म के बाद क्या अंतर आया? तो जो अंग्रेज लोगों ने अपना कैलेंडर बनाया है, जो जीरो से गिनती स्टार्ट हुई है, 0 1 2 3 4 600 साल, 500 साल, 700 800 2000 2010 2012 14 16 20 22, है ना। तो जो जीरो से आगे की बढ़ोतरी वाली काउंटिंग स्टार्ट हुई है, ये ईसा मसीह से पहले की है, ईसा मसीह के बाद की। और ईसा मसीह से पहले जो समय चलता था, वो कैसे चलता था? वो उल्टा चलता था। उल्टा मतलब कि हम कहते हैं 25 लाख साल से, हम क्या कहेंगे कि 25 लाख साल से 12,000 साल तक हमारा प्राग इतिहास का क्या रहा है? पूरा पाषाण काल रहा है। प्राग ऐतिहासिक काल को हमने 3 भागों में डिवाइड किया था, हमने पिछली क्लास में समझा था। प्राग ऐतिहासिक काल और आपका कौन सा था? मध्य और नवपाषाण काल। तो जो 25 लाख से 12,000 साल 12,000 तक का टाइम था, अब हम देखो कि 25 लाख से 12,000 उल्टा चल रहे हैं, है ना। 25 लाख 12,000, फिर मध्य पाषाण काल में क्या होगा? 12,000 से 5,000, ठीक है। और नवपाषाण काल में क्या होगा? 5,000 से 3,000। तो ये उल्टी गिनती आ रही है ना। तो इसका मतलब ये है कि ये जब तक जॉर्ज, ये हमारे ईसा मसीह ये पैदा नहीं हुए थे, 3,000 आया, 2,000 आया, 1 आया, 600 ईसा आया, तो ये सब हमें किसमें, जो हमारे यहाँ तक पैदा नहीं हुए थे तब तक का क्या कहा जाएगा? BC। किसी भी संख्या के आगे क्या लगेगा? BC, यानी कि बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व। क्या? बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व, ठीक है। और इसके बाद की जो ये संख्या है, जैसे अगर हमें कहना है कि आप ये मान लो कि हम सिंधु घाटी सभ्यता की बात कर रहे हैं, है ना, तो 1500 ईसा पूर्व, तो यहाँ पे है तो 1500 ईसा पूर्व। तो और यहाँ पे 1500 में किसका काल था? मुगल शासन आ गया था ना, 1500 के आसपास मुगल शासन आ गया था हमारा। तो 1500 और 1500 में कन्फ्यूज़न हो जाएगा ना कि ये भी 1500 है, ये भी 1500 है। तो इसे कैसे देखा जाएगा? तो इसे ऐसे देखा जाएगा कि ईसा मसीह से पहले का टाइम में हम बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व लगा देते हैं। ईसा मसीह के बाद के टाइम में हम AD, एनो डोमिनी, ईसा लगाते हैं, ठीक है। आपको ये सन का बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलो अब हम चलते हैं प्राग ऐतिहासिक काल पे। प्राग ऐतिहासिक काल में हमने क्या देखा था? हमने देखा था पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। हमने ये भी जान लिया था कि पूरा पाषाण काल में क्या हुआ था। पूरा पाषाण काल में आपका 25 लाख से 12,000, बहुत लंबा पीरियड, एक बहुत लंबा पीरियड जो है मानव के द्वारा वो व्यतीत किया गया था। उसमें बहुत सारी चीज़ें जो थी वो मानव के द्वारा सीखी गई थी। मतलब मानव कैसे चलता था और वो कैसे से कैसे हो गया, खाना बदोश उसका जीवन था, आखेटक था, शिकार खेलता था, ठीक है। ये बहुत सारी उसकी जीवन में चीज़ें थी जो उसने 25
लाख साल से 12,000 साल तक में सीखी। इसमें सबसे महत्वपूर्ण काम क्या था? इसमें सबसे महत्वपूर्ण काम था आँख की खोज। तो पूरा पाषाण काल में मानव ने क्या कर ली थी? आँख की खोज। और आपका मध्य पाषाण काल में क्या था? अंत्येष्टि कार्यक्रम, मैंने आपको समझा दिया था। और नव पाषाण काल में क्या हुआ? नव पाषाण काल में आपका बहुत सारी चीज़ें शुरू हुई। तो चलिए अब हम इनसे डिटेल से जानते हैं। तो आप एक चीज़ बताइए, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो शुरुआत हुई थी तो ये हमें कैसे पता चला? हमें मिट्टी के बर्तन जो मिले, पत्थरों के जो औजार मिले। तो हम पूरा पाषाण काल की बात कर लेते हैं पहले रफली। पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल में क्या था कि जो पत्थर के औजार थे बना रखे थे उन्होंने, है ना, कुछ इस तरीके से, कुछ ऐसे करके, है ना, कुछ ऐसे थे, कुछ ऐसे। ये पत्थर के औजार बना रखे थे, ये काफ़ी बड़े थे और बहुत भद्दे से थे। ठीक है, इसमें क्या करता था मानव? पत्थर से मारा शिकारी को ऐसे ही खा गया। ठीक है, धीरे 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 उसका विकास होता रहा। उसने क्या करा? धीरे धीरे जैसे जैसे उसका विकास होता रहा तो उसने धीरे धीरे क्या करना शुरू करा? भाई अच्छे से शिकार करना शुरू करा। तो पत्थरों के औजार में थोड़ी सी क्या कर दी? थोड़ी सी उसने शेप में डालना शुरू कर दिया। और धीरे धीरे क्या करने लगे भाई? वे सब झुंड बना के रहने लगे। तो इस तरीके से मानव का विकास क्रम आगे बढ़ता रहा। उन्हें क्या हुआ? पत्थर मिला, बैठे थे, कुछ काम नहीं है, धंधा नहीं है, बैठ पत्थर रगड़ रहे हैं, एक बैठे बैठे पत्थरों से पत्थर को मार रहे हैं। तो उसमें चिंगारी निकली। अरे भाई ये क्या हो गया? तो क्या हो गया? चिंगारी से आग निकलनी शुरू हो गई। लेकिन आग की खोज उन्होंने कर ली थी बेशक, लेकिन उसे सही तरीके से प्रयोग करना उन्होंने तब तक नहीं सीखा था। तो जब धीरे 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 चीज़ें आगे बढ़ती रही, टाइम बीतता रहा, तो उन्होंने उसे भी प्रयोग करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो आपके सबसे पहले एक क्वेश्चन आता है कि हमारे हिंदुस्तान में, जो हमारा हिंदुस्तान है, वहाँ पे मानव के जो कंकाल हैं, खोपड़ी के कंकाल, वो कहाँ से मिले हैं? सबसे पहले कहाँ से मिले हैं? पल्लव व्रण से। कहाँ से? पल्लव व्रण। अब पल्लव व्रण है कहाँ? मैप में हम जान लेते हैं कि यहाँ पे तमिलनाडु है ना, वहाँ पे क्या है? इधर कोने में पल्लव व्रण। वहाँ से क्या मिले हैं? मानव के कंकाल मिले हैं। कैसे कंकाल मिले हैं? खोपड़ी के कंकाल। तो सबसे पहले मानव कहाँ रहना शुरू करा था? क्वेश्चन ये भी बनता है कि मानव ने सबसे पहले कहाँ रहना शुरू किया। अब हमें ये चीज़ अपने दिमाग में सबसे पहले निर्धारित कर लेनी है कि जब हम इतिहास को पढ़ते हैं, जब इतिहास की चीज़ें समझते हैं, तो हमें अपने माइंड में यह कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि हम कौन से पीरियड में चल रहे हैं। हम सिंधु घाटी आद्य सभ्यता में चल रहे हैं, प्रागैतिहासिक काल में चल रहे हैं, कहाँ चल रहे हैं? तो आपको उसका जवाब एकदम क्लियरली मिल जाएगा, वरना क्या होगा? सब कुछ मिक्स हो जाएगा। अगर आपको यही नहीं पता होगा कि हम बात कौन से काल की कर रहे हैं, जो एग्जामिनर है वो क्वेश्चन किस काल से पूछ रहा है, तो उसने कहा है सबसे पहले, उसने कोई सिंधु घाटी की सभ्यता वगैरह कुछ नहीं बोला। तो सबसे पहले क्या? नर्मदा नदी बहती थी हमारे यहाँ, नर्मदा नदी। तो सबसे पहले जो मानव के रहने के साक्ष्य मिले हैं ना, वो नर्मदा नदी के किनारे मिले हैं। ठीक है, और जो ये साक्ष्य हैं, ये सारी चीज़ें हैं, प्रागैतिहासिक काल के बारे में हमें पता चलता है, आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में पता चलता है। ये सब कहाँ पता चलता है? कैसे हमें पता चलता है? ये दरअसल क्या है कि आज के टाइम में हमें कैसे पता चलेगा कि उस टाइम पे ये था, है ना। तो उस टाइम पे जो जो चीज़ें थी ना, ये सारी चीज़ें, तो लोगों ने क्या करा, इतिहासकार ने, बड़े समझदार थे, जो भी चीज़ मिली, जैसे यहाँ से 4-5 पत्थर मिले, तो उन 4-5 पत्थरों में से क्या करा, एक पत्थर ले जाके एक जगह स्टोर कर लिया। ठीक है, जो आपको सिंधु घाटी की सभ्यता से जितनी भी चीज़ें मिली हैं, मैं सब यहीं पे जाके स्टोर कर ली।
तो ये एक क्या बना लिया, स्टोर मतलब संग्रह कर लिया सब चीज़ों का, संग्रहालय बना लिया। तो वो संग्रहालय है कहाँ, ये भी तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि जितनी भी हमारी ये पुरातात्विक चीज़ें हैं, है ना, जो ये धातु के आधार पर बनाए गए हैं, जो ये सारी चीज़ें हमें, इन सब चीज़ का संग्रहालय कहाँ है, इंडिया में है, अमेरिका में, कहाँ है? तो इन सब चीज़ का संग्रहालय है हमारा कोपेनहेगन। क्या? कोपेनहेगन है, डेनमार्क में है। डेनमार्क यूरोप में है, अंडरस्टैंड। यूरोप के डेनमार्क के कोपेनहेगन संग्रहालय में पूरी दुनिया, पूरे विश्व में जितनी भी आपको पता होगा, मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, आपकी सिंधु घाटी की सभ्यता, आपकी चीन की सभ्यता, ये जितनी भी 4-5 सभ्यता हैं, इन सब के बारे में जो जो चीज़ें हैं जो रखी हुई हैं, वो कहाँ रखी हुई हैं? कोपेनहेगन संग्रहालय में, डेनमार्क में। अच्छा, एक क्वेश्चन इससे एक और निकलता है, क्या? ये तो हमें पता चल गया कि पूरे विश्व की कहाँ रखी जाती हैं, पर हमारे इंडिया की कहाँ है? हमारे इंडिया में भी तो होगा ना, भारत में भी तो कोई संग्रहालय, कोई संग्रह की चीज़ होगी कि जो यहाँ से अगर कुछ पुरातात्विक कुछ चीज़ें निकले, इधर फ़ोन खटखटा दे, हेलो हाँ कोपेनहेगन वाले भाई साहब आ जाओ ले जाओ, ऐसे नहीं, यहाँ पे भी संग्रहालय है। हमारे इंडिया का जो संग्रहालय है, जिसमें पूरे इंडिया का सामान रखा हुआ है, वो कहाँ रखा हुआ है? वो रखा हुआ है भोपाल में। कहाँ? भोपाल में। और उसका नाम क्या है? मानव संग्रहालय। क्या नाम है उसका? मानव संग्रहालय। अभी क्या हुआ, हाल ही में मानव संग्रहालय का जो नाम है वो बदल कर क्या रख दिया गया है? क्या रख दिया गया है? इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय। किसके नाम पर रख दिया गया है? इंदिरा गांधी। पहले मानव संग्रहालय था, पर आज के टाइम में आपको जीके में भी पूछ सकता है कि अब उसका नाम बदलकर क्या हो गया? अब उसका नाम बदलकर हो गया है इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय। कहाँ है? भोपाल में है, इंडिया का। और जो पूरे विश्व का है, जिसमें पूरे विश्व का इतिहास का सामान रखा गया है, वो कहाँ है? कोपेनहेगन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज़ और, जब हमने ये चीज़ देख ही ली है कि पूरी इंडिया का मानव संग्रहालय है, तो इंडिया के कोई जनक भी तो होंगे, पुरातात्विक जनक, है ना, पुरातात्विक जनक। तो हमारे भारत के पुरातात्विक जनक कौन है? भारत के पुरातात्विक जनक कौन है? कनिंघम। कौन है? कनिंघम। इनका पूरा नाम क्या है? अलेक्जेंडर कनिंघम। क्या नाम है इनका पूरा? अलेक्जेंडर कनिंघम। अच्छा, भारत के तो बता दिया, जब पूरे विश्व का पुरातात्विक का एक संग्रहालय है तो पूरे विश्व के भी तो एक जनक होंगे, पुरातात्विक जनक जिन्हें हम कहते हैं। तो पूरे विश्व के पुरातात्विक जनक किसे माना जाता है? जॉर्ज ब्रुश को। जॉर्ज ब्रुश कौन? जिन्होंने लिखित आधार पर इन्हें बांटा था। और हमारे इंडिया में कौन है? हमारे इंडिया में है अलेक्जेंडर कनिंघम। अच्छा, हिस्टोरी के जनक, हिस्ट्री के जनक कौन है? सबको पता है, एच से हिस्ट्री, एच से हीरोडोटस। तो हीरोडोटस साहब तो हमारी हिस्ट्री के जनक हैं। और पुरातात्विक विभाग के कौन हैं? अलेक्जेंडर कनिंघम। पूरे विश्व के कौन हैं? जॉर्ज ब्रुश। ठीक है, तो अब हम पाषाण काल में घुसते हैं। पाषाण काल में सबसे पहले क्या था? पूरा पाषाण काल। सबसे पहले क्या करी? आँख की खोज करी। ठीक है, फिर अब आगे आता है क्या? मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल में हमने क्या देखा था? मध्य पाषाण काल में हमने देखा था कि मानव जो था वो क्या रहने शुरू कर दिया था, उसने थोड़ा सभ्य तरीके से रहना शुरू कर दिया था। यानी कि पहले तो कुछ पूरा पाषाण काल जो उसने करा कुछ नहीं था,
आग की खोज हो गई थी, लेकिन धीरे धीरे जैसे समय बदला, जलवायु में थोड़ा परिवर्तन हुआ। जलवायु में परिवर्तन का मतलब क्या है? जलवायु में परिवर्तन का मतलब क्या है? जलवायु में परिवर्तन का मतलब है कि मौसम बदला। मौसम बदलने से क्या हुआ कि पेड़ पौधे, पक्षी हुए, जानवर होने शुरू हो गए, ठीक है, बारिश होनी शुरू हो गई। तो क्या हुआ? जलवायु में परिवर्तन हो गया, ठीक है। तो अब क्या हुआ? मानव ने धीरे धीरे क्या करा? अब मानव ने धीरे धीरे, जैसे अब पूरा पाषाण काल में तो क्या कर रहे थे मानव कि पूरा पाषाण काल में मानव भाई एक जंगल में रह रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो शिकार है, शिकार कर रहा है, ठीक है, शिकार कर रहा है। धीरे धीरे क्या हुआ? धीरे धीरे तो वहाँ के जानवर, है ना, जानवर ख़त्म हो गए, या फिर वहाँ के जानवरों का पीछा करते आदमी बहुत दूर निकल आया। एक स्थान से दूसरे स्थान में कैसे पहुँचा आदमी, है ना, वहाँ से बहुत दूर निकल आया। या यहाँ पे जो पीने का पानी था वो ख़त्म हो गया, है ना, पेड़ों के पत्ते झड़ गए, तो आदमी यहाँ से दूसरी ओर चला गया, है ना। तो इस तरीके से धीरे धीरे मानवों में ने क्या करना शुरू कर दिया? परिवर्तन करना शुरू कर दिया। आग की खोज उनकी हो ही गई थी। अब वे क्या करते थे? गुफा के अंदर रहते थे। भैया गुफा है, यहाँ पे बारिश हो रही है, बाहर यहाँ पे हैं बहुत सारे आदमी, क्या कर रहे हैं भाई? बाहर तो बारिश हो रही है, गुफा में रह के बैठे हैं। क्या करा इन्होंने? गुफा में ना चित्रकारी कर दी, पेंटिंग कर दी, बैठे बैठे क्या करी? पेंटिंग कर दी। यहाँ से हमें साक्ष्य मिलता है कि जो पहले प्राचीन काल से ही मानव का जो था कला में इंटरेस्ट था। तो चित्रकारी कुछ ज़्यादा बढ़िया चित्रकारी नहीं करी कि भाई एक आपका हाथी है लंबी सी सूंड का, ठीक है जी, ऐसे पूंछ सी बना दी, 4 पैर बना दिए, मानव बना दिया, उसके हाथ में तीर कमान पकड़ा दिया, शिकार कर दिया, है ना, भाला पकड़ा दिया, ठीक है। इस तरीके से चित्रकारी कर दी गुफा में। तो ये चित्रकारी कहाँ मिलती है? ये चित्रकारी मिलती है भीमबेटका गुफा में। भीमबेटका गुफा कहाँ? मध्य प्रदेश की भीमबेटका गुफा में। भीमबेटका नाम की जो ये गुफा है, इसमें चित्रकारी के साक्ष्य मिले हैं। ये कहाँ है? मध्य पाषाण काल में ये जो आपके काम हो रहा है, और कहाँ है? ये मध्य प्रदेश में है, ठीक है। अब हम एक चीज़ देखते हैं कि अब क्या हुआ कि मानव ने सबसे पहला पशु कौन सा पाला था? मानव ने सबसे पहला पशु कुत्ता पाला था। कौन से काल में पाला था? नवपाषाण काल में पाला था। ठीक है, नवपाषाण काल में मानव ने सबसे पहले कुत्ता पाला। एक व्यवस्थित तरीके से, एक सुव्यवस्थित तरीके से मानव ने क्या करना शुरू करा? कृषि करना शुरू करा। ठीक है, ये तो सुव्यवस्थित वाला हो गया। और पूरा पाषाण काल में क्या हुआ? पूरा पाषाण काल में केवल शिकार करते थे, और यहाँ पे सुव्यवस्थित तरीके से। तो बीच में जो क्या रहा? बीच में आया हमारा मध्य पाषाण काल। बीच में रह गया ना ये, तो इसकी सिस्टम भी कुछ बीच का ही रह गया। वो कैसे कि एक व्यवस्थित तरीके से कृषि नवपाषाण काल, और कृषि थी नहीं पूरा पाषाण काल में, लेकिन मध्य पाषाण काल में क्या था? कृषि थी भी और नहीं भी थी। यानी कि क्या हुआ कि यहाँ मानव है,
उसने ये चीज़ देखा, ये क्या घास से उग रही है, उठाड़ा और खाया तो बढ़िया लगा। तो यहाँ पे उसने कृषि नहीं की, चीज़ों को उखाड़ के, यहाँ पे पेड़ है, पेड़ों की चीज़ों को तोड़ के करके देखा क्या है भाई, नीचे से ज़मीन खोदना शुरू करा, क्या सिस्टम है। तो ये जितना प्रोग्रेस हुआ है किस में हुआ, मध्य पाषाण काल में। लेकिन खेती के साक्ष्य जो मिले हैं मध्य पाषाण काल में भी मिले हैं, लेकिन वे अव्यवस्थित तरीके से हैं। तो जब हमारा एग्जामिनर हमसे क्वेश्चन पूछता है तो कैसे पूछता है, वो बिचला देता है। वो कहता है कि सुव्यवस्थित तरीके से खेती करना मानव ने कब से शुरू करा। तो सुव्यवस्थित तरीके से कब शुरू करा, नवपाषाण काल में। और ऐसे ही खेती के साक्ष्य, पहले खेती के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो आपको जानकर हैरानी होगी कि पहले खेती के जो साक्ष्य मिले हैं वे मिले हैं हमारे आजमगढ़ से। कहाँ से मिले हैं, आजमगढ़ से। आजमगढ़ से हमें पहले खेती के साक्ष्य मिले हैं और सुव्यवस्थित खेती के साक्ष्य मिले हमें नवपाषाण काल से। लेकिन किस जगह से मिले हैं, हम सबको पता है किस जगह से मिले हैं, मेहरगढ़। आज के टाइम पे ये जगह कहाँ है, पाकिस्तान में है। तो मेहरगढ़ से सबसे पहले सुव्यवस्थित तरीके से एक मानव ने सभ्य तरीके से जीवन जीना यापन कर दिया था। यानी कि अब मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, ध्यान से समझना। क्या ऐसे नॉर्मल हम पहाड़ बनाते थे ना, तो इस तरीके से पहाड़ बने हुए हैं मतलब प्रकृति द्वारा बने हुए हैं। तो इन्हें किस चीज़ की पहाड़ियाँ कहते हैं, सुलेमान और किरथर की पहाड़ियाँ कहते हैं। ठीक है, तो सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों की जो बीच ये जगह है, कौन सी है, मेहरगढ़। कौन सी जगह है ये, मेहरगढ़। तो यहाँ सबसे पहले व्यक्तियों ने क्या करना शुरू करा, रहना शुरू करा। जब रहेंगे तो घर भी बनाएंगे भाई, है ना। रहना शुरू करा कहाँ, मेहरगढ़ में। सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों के बीच ये जगह है। तो यहाँ सबसे पहले सुव्यवस्थित तरीके से खेती के साक्ष्य मिले हैं। कितने हजार साल पहले, 7000 साल पहले। तो हम क्या लिखेंगे इसे, बिफोर क्राइस्ट। अगर हम इसे एना डोमिनी में लिखना है तो कितना हो जाएगा, क्या चल रहा है 2022, तो 7 2 9 9000। इसे हम कैसे लिखेंगे, एनो डोमिनी। ठीक है, ईसा पूर्व ईसा। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं पे छोड़ते हैं। हमें पता चल गया है कि हम कहाँ तक पहुँच चुके हैं, मानव ने कृषि करना शुरू कर दिया है। अब आगे क्लास में हम देखेंगे कि ये तरक्की कहाँ से और कहाँ तक जाती है। ठीक है, तो आप बने रहिए मेरे साथ इसी क्लास में, इसी प्लेटफॉर्म पे, आपके मंच में, स्टडी विद आंचल। तो अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई है और अगर आप इसको और कंटिन्यू देखना चाहते हैं तो आपको इस क्लास को लाइक करना होगा और सब्सक्राइब करना होगा। ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।